आज हम लोग एक स्पेशल एक्ट के बारे में जानेंगे विच इज नोन एज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये वीडियो दो पार्ट में बनाई गई है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक्ट अभी काफी चर्चा में, और अभी नहीं, जब से ये एक्ट फॉर्म हुआ है तब से इसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ कंट्रोवर्सीज भी चलती हैं। तो आप ये हम लोग समझेंगे कि लीगल पोजीशन क्या है और क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं इस एक्ट को लेकर। एक्ट क्यों बना, सबसे पहले तो हमको इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहां अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, आप देखें कि ये पूरा जो रीजन है वो मेनलैंड जो हमारा भारत है उससे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, चिकन नेक कॉरिडोर, उसी के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये काफी नैरो कॉरिडोर है, और इस रीजन में जो है वो एथनिसिटी जो है वो अलग अलग है, यानी कि ट्राइब्स जो है वो काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, और उनकी हिस्ट्री, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी सब कुछ काफी अलग रही है शुरू से। तो इस रीजन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को इस तरह का एक एक्ट बनाना पड़ा, ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप रीजन देखें कि म्यांमार से इतना बॉर्डर लग रहा है, भूटान से किस किस राज्य का बॉर्डर लग रहा है, बांग्लादेश से कहाँ किसका बॉर्डर लग रहा है, उधर चाइना से किधर बॉर्डर लग रहा है ना। तो ये आपको जो है वो दिमाग में रखना है इंडिया के पॉलिटिकल मैप को, स्पेशली ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं मैप में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और जैसा मैप में मैंने दिखाया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल में, जिसकी की चौड़ाई केवल 21 से 40 किलोमीटर, यही पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मेनलैंड इंडिया से जोड़ती है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसका सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल लोकेशन इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि ये कई सारे देशों के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, और जो भारत से इसकी कनेक्टिविटी है वो काफी नैरो कॉरिडोर के थ्रू है विद डाइवर्स। वहां पे क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेट्स में इथनिक ग्रुप्स अलग अलग हैं जिनकी अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स रहा है। नॉर्थ ईस्ट एज अ होल हम देखें तो वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, दैट इज नॉट अ सिंगल एंटिटी जिसकी की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, बल्कि वो कंप्राइज करता है बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स को जिनका अलग अलग विजन है रिगार्डिंग देयर पॉलिटिकल फ्यूचर। मतलब आगे वो अपना फ्यूचर कहां देखते हैं। ये नागालैंड का ट्राइब जो है और जो मणिपुर का ट्राइब है उसमें कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं, ना ही वो शेयर करते हैं अपनी एथनिक आइडेंटिटी और ना ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी शेयर करते हैं। मोस्ट चैलेंजिंग रीजन्स टू गवर्न, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग रीजन रहा है गवर्नेंस के लिए, और वो गेटवे भी है साउथ ईस्ट एशिया से, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो बॉर्डर बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और चाइना के साथ शेयर करते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसमें हम समझ रहे हैं कि इनका लोकेशन कहाँ है मैप पर, और इनके रीजन में गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पर कि आखिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिक्कत क्या हो रही है कि ऐसा एक एक्ट लाना पड़ा। देखिए, एक वर्ड है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी में क्या होता है, ये एक वायलेंट आर्म्ड रिबेलियन है अगेंस्ट द अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, स्टेट, यानी स्टेट की अथॉरिटी को वहां के जो सिविलियंस हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। कैसा रिबेलियन है, विद्रोह है, ये आर्म्ड रिबेलियन, मतलब विथ आर्म्स एंड एम्युनिशंस दे आर चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, आपको हमेशा सुनने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये इंसर्जेंसी क्या है, इंसर्जेंसी इज अ वायलेंट आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द अथॉरिटी। अथॉरिटी स्टेट हो गया, आर्म्ड रिबेलियन कौन कर रहे हैं, वहां रहने वाले लोग कर रहे हैं। रूट्स क्या है, आखिर ये इंसर्जेंसी ये क्यों कर रहे हैं। बाकी जगह भारत में ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही क्यों। जैसे एक एग्जांपल हम असम का लेते हैं, तो आपको पता है कि असम जो है वहां एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू कहते हैं। ये प्रोटेस्ट शुरू करता है
एजिटेशन शुरू करता है। किसके खिलाफ? जो बांग्लादेश से यहां लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, यानी कि असम के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से वो असम में आ रहे हैं रहने के लिए। अब इनको क्या दिक्कत हो गई? ये दिक्कत है कि असम के जो लोग हैं उनका लैंड पर, वहां के जॉब पर क्लेम है कि भाई ये हमारा राज्य है, जमीन पर हम रहें, खेती बाड़ी हम करें, एम्प्लॉयमेंट हमको मिले। लेकिन दूसरे देश से या दूसरे राज्य से जब ज्यादा अमाउंट में लोग आ जाएंगे तो इक्वल रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस पर क्लेम बढ़ रहा है उन लोगों का, तो ये वहां के लोकल्स को एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। क्या देखने को मिला कि बंगाली हिंदूज जो इस पाकिस्तान में इनको परसिक्यूट करने लगा पाकिस्तान, तो बंगाली हिंदूज वहां जाने लगे कहां? असम में। और 1970 तक बंगाली मुस्लिम्स भी जाने लगे। तो उनका जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो माइग्रेशन के, इमिग्रेशन, जो बाहर देश से लोग आ रहे हैं उसके वजह से चेंज हो रहा था। तो ये लोकल जो थे वो स्टेट के खिलाफ क्या शुरू किए? प्रोटेस्ट और एजिटेशन, कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अलाउ क्यों कर रही है। जब हम मणिपुर में देखेंगे तो मणिपुर में जो इंसर्जेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट मणिपुर की डिमांड करने लगे। जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स है मणिपुर में, अब हिल डिस्ट्रिक्ट्स जो मणिपुर का है वो जहां नागालैंड के साथ चलता है रीजन, वहां पर नागा ट्राइब्स भी हैं। और नागा ट्राइब्स जो हैं वो कहते हैं कि जहां जहां हम हैं नागालैंड के अलावा भी, वो सब रीजन पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नागालैंड का होना चाहिए। तो ये जो मणिपुर के ट्राइब्स हैं, कुकी ट्राइब्स, और जो नागालैंड के नागा ट्राइब्स हैं, इनके बीच में क्या है? क्लैश देखने को मिल रहा है। और ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा ग्रुप है, फैक्शन है इसके अंदर, ये कहता है नागालिम की डिमांड करता है या फिर ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये इस डिमांड में क्या वो एक मांग रहे हैं। और कुकी नागा क्लैशेस जो है वो हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर में देखने को मिलता है। कुकी ऑफ मणिपुर एंड द नागा ऑफ द नागालैंड, ये क्लैश कर रहे हैं आपस में, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी अलग है। किस रीजन पर, किस लैंड पर किसका अधिकार होगा, इसको लेके क्या है, झगड़ा चलते रहता है। और कई सारे कुकी ग्रुप्स बने मणिपुर में। द ग्रुप्स विच वर इनिशियली फॉर्म टू रेजिस्ट ऑपरेशन बाय द नागा सब्सिक्वेंटली स्टार्टेड द डिमांड फॉर अ सेपरेट कुकी लैंड। और नागास जो दिक्कत करते थे मणिपुर के हिल एरियाज में, और उसको अपोज करते थे मणिपुर के हिल में रहने वाले कुकी ट्राइब्स। और धीरे धीरे ये जो नागा को अपोज किए तो इनका भी डिमांड हो गया क्या, कि इनको कुकी लैंड चाहिए। मतलब जैसे नागालैंड में डिमांड है नागास का कि हमको ग्रेटर नागालैंड चाहिए, ये कुकी ट्राइब्स ऑफ मणिपुर आर आस्किंग फॉर द कुकी लैंड। मतलब सबको अलग अलग जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि स्टेट की सोवरेंटी को लगातार जो ट्राइब्स हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। नागालैंड की इंसर्जेंसी हम देखते हैं। पहला जो नागा रेजिस्टेंस है उसकी शुरुआत नागा क्लब से 1918 में होती है। नागा क्लब के मेंबर्स कौन है? नागा ट्राइब्स। ये साइमन कमीशन 1929 में साइमन कमीशन को कहते हैं टू लीव अस अलोन, हमको अकेला छोड़ दें, टू डिटरमिन फॉर आवरसेल्व्स एज इन एंशिएंट टाइम्स, यानी पुराने समय से हम अपने बारे में जो डिसीजंस लेते हुए आए हैं अब गवर्नमेंट ना ले, वो हम ही लें, इसलिए हमको अलोन छोड़िए, मतलब हमारे ऊपर आप कंट्रोल मत कीजिए। 1946 में नागा नेशनल काउंसिल फॉर्म होती है जो कि अंगामी जापू फिजो के लीडरशिप में फॉर्म होती है। ही डिक्लेयर्ड नागालैंड एन इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और 14 अगस्त 1947 एक दिन पहले ये नागालैंड को डिक्लेयर क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट स्टेट। The NNC resolved to establish a sovereign Naga state, यानी इंडियन सोवरेंटी इन पर नहीं लगेगी, ये अलग से एक सोवरेन स्टेट होंगे। और ये जो लीडर है ये रेफरेंडम करवाता है, लोगों से पूछता है कि आपको क्या एक्सेप्टेबल है। 1951 में ये रेफरेंडम जब होता है तो 99% जो उस रीजन में लोग रह रहे हैं वो कहते हैं कि हमको इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहिए। क्यों इंडिपेंडेंस चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अथॉरिटी क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि ये शुरू से क्लेम कर रहे हैं, देखिए 1918 से, कि हमारी आइडेंटिटी आप लोगों से डिफरेंट है, आपका गवर्नेंस का मॉडल हमारे ऊपर नहीं चलेगा, हमको अलग से अपने एथनिक लाइंस पर हमको गवर्नेंस चाहिए, इसलिए भारत से हम आजाद होना चाहते हैं।
आर्म्ड मूवमेंट शुरू होती है, यहाँ डिमांड है। अब ये जो ग्रुप है ये क्या, ये तो जानता है कि कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि आपकी जो भी डिमांड है वो ब्रॉडर पैरामीटर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इंटरटेन की जा सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम आपसे नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो 22 मार्च 1952 को ये फिजो जो है ये अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बना लेता है। मतलब ये रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट नहीं है, अंडरग्राउंड रहते हुए फेडरल गवर्नमेंट बनती है और नागा फेडरल आर्मी बनाता है। और इस आर्मी का उद्देश्य क्या होता है? अपने हक के लिए लड़ना। किस हक के लिए? ये ग्रेटर नागालिम के डिमांड के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी भेजती है इसको कंट्रोल करने के लिए, और उस समय जन्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 का। इनका डिमांड क्या है? देखिए, नागालैंड अभी चर्चे में है तो हम नागालैंड पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा जो फैक्शन है, उसका डिमांड क्या है? क्या चाह रहा है नागालैंड? अ ग्रेटर नागालिम, इसकी डिमांड है कंप्राइजिंग ऑल कंटिगुअस नागा इनहैबिटेड एरियाज अलोंग विथ नागालैंड। यानी कि नागालैंड में तो नागाज है ही है, आसपास के रीजन में, राज्यों में और देश में जो भी नागा इनहैबिटेंट्स हैं उन सब रीजन को इंक्लूड करके एक स्टेट बने और उसका नाम हो ग्रेटर नागालैंड। जैसे इनका क्लेम हो गया, ये टोटल एरिया मिलाते हो, जैसे असम में जो नागाज हैं, अरुणाचल में है, मणिपुर में है, उन सब को जहां जहां ये है इन राज्यों में और म्यांमार में, उन सब रीजन को मिलके ग्रेटर नागालिम के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो ऐसे करके इनका क्लेम हो गया 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि नागालैंड का रीजन जो है वो केवल 16,527 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये कह रहे हैं कि इतना से काम नहीं चलेगा, बाकी जगह जहां जहां नागाज है उन सब रीजन को मिला के ये बनाइए, तो उसका क्लेम इतने पर है। अब ये जो है, इन जो राज्य हैं असम, अरुणाचल, मणिपुर, इनके लिए जो है ये चिंता का विषय है कि हमारे राज्य से वो जमीन और उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मांग रहा है, तो ये राज्य कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा? नागालैंड असेंबली जो है, नागालैंड की जो असेंबली है वो भी ग्रेटर नागालिम के डिमांड को सपोर्ट करती है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल नागा इनहैबिटेड कंटिगुअस एरियाज कह रही है अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के अंदर, इनका भी डिमांड है। और ये 5 बार नागालैंड की असेंबली जो है इस डिमांड को सपोर्ट करती है, 1964, 1970, 1994, 2003 और रिसेंटली 2015 में। तो आप देखें कि जो नागा की असेंबली है, नागालैंड की असेंबली, वो भी इस डिमांड को सपोर्ट कर रही है। और ये सब मिलके किसको चैलेंज कर रहा है? सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, इसका अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस तक पहुंचने के पहले हमने नॉर्थ ईस्ट का मैप देखा, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी प्रॉब्लम को समझा। अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो सब डिमांड कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, अलग सोवरेनिटी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से के ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर नहीं, बल्कि अलग तरह से डिमांड रेज कर रहे हैं, जो कि इलेजिटिमेट डिमांड है, इलीगल डिमांड है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये हम देखते हैं कि ये एक्ट आने तक जो है वो हिस्ट्री क्या थी। अब इस एक्ट को समझते हैं। वायलेंस जो हो गया है हैज बिकम द वे ऑफ लाइफ इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मतलब हम देख रहे हैं कि जो वहां लोग हैं, एथनिक ट्राइब्स, वो कौन सा रास्ता अपनाए हुए हैं? आर्म्ड रिबेलियन कर रहे हैं, स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और आर्म्ड रिबेलियन कर रहे हैं, इसलिए वो वायलेंट वे अपनाए हुए हैं। और ये वे ऑफ लाइफ हो गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम इनकैपेबल टू मेंटेन इट्स इंटरनल डिस्टर्बेंस। पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है। यानी कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करेगा? राज्य में स्टेट। लेकिन ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनकैपेबल साबित हो रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। ये एक्ट तक आने का देखिए मजबूरी, कि ये एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आखिर क्यों बनाने पर मजबूर हो रही है? क्योंकि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उस इंसर्जेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस असम और मणिपुर स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस बनता है
किस दो रीजन के लिए? असम के लिए और मणिपुर। ऑर्डिनेंस से इसकी शुरुआत होती है, प्रेसिडेंट इसको 22 मई 1958 में बनाते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस किसके लिए? असम के लिए, और उस समय मणिपुर यूनियन टेरिटरी था, उसके लिए बनाया जाता है, जहां पर कि आर्म्ड फोर्सेस जो होंगे उनको स्पेशल पावर्स दिया जाएगा। स्पेशल पावर्स क्यों दिया जाएगा? क्योंकि कंट्रोल करें किसको? स्पेशल पावर्स टू कंट्रोल इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वहां हो रहा है, और लोकल पुलिस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कैपेबल डील करने से, तो स्पेशल पावर्स देके आर्म्ड फोर्सेस को भेज रहा है यूनियन। बाद में ये ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट के द्वारा रिप्लेस होता है। क्या है लेजिस्लेशन? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स बिल वाज पास बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है कि कोई भी बिल दोनों हाउसेस पास करती हैं पार्लियामेंट की, फिर वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाते हैं, और प्रेसिडेंट ने अपना असेंट 1958 में दिया, और तब वो एक्ट बना आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अब ये एक्ट का प्रावधान क्या है? एन एक्ट टू इनेबल सर्टेन स्पेशल पावर्स टू बी कन्फर्ड अपॉन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये एक्ट किस चीज को इनेबल कर रहा है? ये इनेबल कर रहा है कि कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाएंगे, किसको? मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को। डिस्टर्ब्ड एरियाज, कहां के डिस्टर्ब्ड एरियाज में? स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यानी सातों राज्यों में जहां कहीं भी डिस्टर्ब्ड एरिया होगा वहां स्पेशल पावर देके आर्म्ड फोर्सेस को भेजा जाएगा कि वो उसको कंट्रोल करे। तो ये एक्ट कह रहा है। डेफिनेशंस एक्ट में क्या है? आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस हम सुनते आ रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो आर्म्ड फोर्सेस में कौन इंक्लूड होंगे? मिलिट्री इंक्लूडेड है, एयर फोर्स इंक्लूडेड है जो कि ऑपरेट कर रही है लैंड फोर्स की तरह, और अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। यूनियन की आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसके लिए यूपीएससी अलग से एग्जाम भी कंडक्ट करती है, सीएपीएफ का। तो ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ये सेंटर का पुलिस फोर्स है, आर्म्ड है। इस जैसे इसमें बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, एटसेट्रा। तो ये सारे फोर्सेस को जो है वो यूनियन गवर्नमेंट भेज सकती है स्पेशल पावर्स देके। कहां भेजेगी? डिस्टर्ब्ड एरियाज में भेजेगी। डिस्टर्ब्ड एरिया मींस, डिस्टर्ब्ड एरिया का डेफिनेशन एक्ट में क्या है? ये किस एक्ट का चर्चा हो रहा है? डेफिनेशन कहां है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958। इसमें हम देख रहे हैं डेफिनेशंस को। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मतलब कौन सी फोर्सेस? डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब एक एरिया which is for the time being declared by notification under section 3 to be a disturbed area। यानी सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इस एक्ट का सेक्शन 3 के अंदर बाय नोटिफिकेशन जिस भी एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर किया जाएगा वहां पे स्पेशल पावर्स होंगे आर्म्ड फोर्सेस के पास। पावर्स टू डिक्लेयर एरियाज टू बी अ डिस्टर्ब्ड एरियाज। अब ये पावर किसको मिला है कि वो सेक्शन 3 के अंदर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सके? ये जानना जरूरी कि आखिर अफ्स्पा जो है वो कौन डिक्लेयर करेगा, कहां डिक्लेयर करेगा? तो डिस्टर्ब्ड एरिया में करेगा। लेकिन पावर किसको है डिक्लेयर करने का? इफ इन रिलेशन टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। कहां कहां पर एक्सटेंड कर रहा था स्टेट पर? ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य के गवर्नर को यह पावर दिया गया है, या फिर अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जिसको हम लोग कहते हैं, ये दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा और कौन डिक्लेयर कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। यानी तीन अथॉरिटी को यह पावर है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है सेक्शन 3 के अंदर ऑफ द अफ्स्पा एक्ट। कौन कौन? गवर्नर अगर वो राज्य हो, यूनियन टेरिटरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर, और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अगर कब करेगी? अगर ये तीनों में से कोई एक इस ओपिनियन में हो, ये विचार करें कि होल, पूरा, या फिर कोई पार्ट उस राज्य का या यूनियन टेरिटरी का इज इन सच अ डिस्टर्ब्ड और डेंजरस कंडीशन,
राज्य का वो हिस्सा या यूनियन टेरिटरी का वो हिस्सा या पूरा का पूरा राज्य या पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी एक डेंजरस स्थिति में हो या डिस्टर्ब्ड स्थिति में हो, दैट द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ द सिविल पावर इज नेसेसरी। मतलब कि ऐसा स्थिति है कि आर्म्ड फोर्सेस का यूज मदद के लिए, किसके, सिविल पावर के लिए जरूरी हो जाए। यानी हमने पहले भी देखा था कि जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इनकैपेबल हो रही है ऐसे इंटरनल डिस्टरबेंस को डील करने के लिए, तो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देके भेजा जा रहा है। लेकिन डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब क्या, कौन सा एरिया? वो एरिया जहां पर की सिविल पावर, वहां की स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन वो इनकैपेबल हो रहा है मैनेज करने के लिए सिचुएशन को, और सिचुएशन कैसी सिचुएशन इमर्ज हो रही है, डेंजरस कंडीशन है, तो फिर आर्म्ड फोर्सेस मदद के लिए भेजी जाएगी सिविल पावर के लिए। तो ये प्रावधान है। द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी और द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में बी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। कहां नोटिफिकेशन आएगा? ऑफिशियल गैजेट में आएगा, और ये पूरे के पूरे राज्य यूनियन टेरिटरी को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं सेक्शन 3 के अंदर जब हम पढ़ते हैं अफ्स्पा लागू हुआ तो ये ऑर्डर कौन रिलीज किया? गवर्नर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प में भेजना पड़ेगा सिविल पावर के लिए, और ये जरूरत आ गई है उस रीजन में। तो ये देखिए, ये पावर्स है कि कौन डिक्लेयर कर सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया। अब यहां पर ये जो पावर दिया गया है इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। द गवर्नर इज इम्पावर्ड, तो कोर्ट क्या कहती है कि गवर्नर जो है वो इम्पावर्ड हैं टू डिक्लेयर एनी एरिया ऑफ द स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया। इट कुड नॉट बी आर्बिट्ररी ऑन ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस। लेकिन जो गाइडलाइंस होंगी, राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको ले डाउन करेगी, उसको गवर्नर को फॉलो करके करना पड़ेगा। ये नहीं कि गवर्नर का ये डिसीजन जो है वो आर्बिट्ररी है कि गवर्नर की अपनी मन मर्जी हो गई तो वो ऑर्डर डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस होगा। ये किस केस में कहा गया? इंद्रजीत बारुआ वर्सेस स्टेट ऑफ असम। यानी ये सेफगार्ड्स हैं लेड डाउन बाय कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट्स ये सेफगार्ड बता रही है कि गवर्नर जब ये एक्सरसाइज करेगा सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट के अंदर पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया, तो वो लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस को फॉलो करके करेगा। सेक्शन 3 दूसरा देखिए, सेक्शन 3 कैनॉट बी कंस्टिट्यूट एज कन्फरिंग अ पावर टू इशू अ डिक्लेरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट। क्या सेक्शन 3 में अगर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हो गया तो उसमें कोई समय सीमा नहीं होगी? नहीं, समय सीमा होगी। देयर शुड बी अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द डिक्लेरेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। ये कौन कह रहा है? ये कोर्ट कह रहा है। कहां कह रहा है? नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि 6 महीना पूरा होने के पहले रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या इसको फर्दर एक्सटेंड करना है या 6 महीना में सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। तो समय सीमा का प्रावधान, और गवर्नर जब अपना पावर एक्सरसाइज करे तो लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस को फॉलो करके करे। ये सेफगार्ड्स जो हैं वो कोर्ट्स के द्वारा 2 अलग अलग केसेस में दिए गए। तो आपको ये केस जो है वो लिखना चाहिए कि एक्ट जो है वो कोई आर्बिट्ररी पावर कन्फर नहीं कर रहा है, वो रीजनेबल जो है वो वहां पे डिसीजन होना चाहिए। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट इंद्रजीत बारुआ वर्सेस स्टेट ऑफ असम में कहता है, और नागास पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये प्रावधान समय सीमा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो हम लोग दूसरी स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।